बैंक का ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कि देखो बैंक जो होती है ना, बैंक, उसको, बैंक में आप जितना पैसा बचत पे रखते हो तो बैंक के पास पैसा आता है। समझ लो कि कोई 50,000 बैंक में रखता है, तो बैंक के पास कितना रुपया आया? उसमें से बैंक लोन दे सकती है। कितनी लोन दे सकती है? 50 का 50 पूरे का पूरा लोन दे सकती है। क्यों? नहीं, पूरा नहीं देगी। क्यों? खाते में कुछ रखती भी ना आएगा ना तो मांग लेगा तो देना पड़ेगा ना। हाँ, अर्जेंटली कोई आएगा, खाते में रखना पड़ेगा। तो कितना वो रख सकती है? कितना वो लोन दे सकती है? रखेगी ना, पूरा थोड़ी रखना। नॉर्मली उसको 20%, नॉर्मली क्या होता है, 20% जितना पैसा उसको रोकड़ अनामत के तौर पे रखना होता है। कौन से अनामत के तौर पे? रोकड़ अनामत, है ना। रोकड़ अनामत के तौर पे बैंक के अंदर रखना पड़ता है। तो 20% कितना हुआ 50,000 का? 10,000। बाकी का कितना हुआ? 40,000। वो 40,000 की वो लोन दे सकती है ना। तो ये रोकड़ अनामत उसको रखना पड़ता है कि नहीं? रखना ही पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? अर्जेंटली किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ गई और पैसा उठाने के लिए एटीएम में गए तो एटीएम में पैसा ही नहीं होगा तो चलेगा? या बैंक के पास गए तो बैंक के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो कैसे देगी? इसलिए उसको रोकड़ अनामत के तौर पे 10,000 मतलब 20% रखना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया? अभी देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ। अगर ए नाम की बैंक है, कौन सी बैंक है? ए नाम की बैंक, या फिर चलो समझ लो ए नाम की बैंक है, उसमें आपने 50,000 डाला। कितना डाला? 50,000 डाला। तो उसके पास कितनी थापण आई? बचत कितनी आई? 50,000 की आई, है ना। और उसमें से उसको रोकड़ अनामत के तौर पे कितना रखना पड़ेगा? 20%, मतलब 10,000 रखना पड़ेगा। तो वो नया लोन कितना दे पाएंगे? धीरण, धीरण मतलब लोन 40,000 दे पाएंगे। अभी ये 40,000 जिसके पास जाएगा पैसा, जिसको लोन दिया जाएगा, वो क्या करेगा? वो 40,000 का क्या करेगा? ऐसे ही उसको लोन मिल जाएगी? समझ लो, देगा ना बैंक को। चार्ज की बात नहीं है। ये 40,000 वो कुछ कार्य के लिए लोन लेता है ना। तो सर अपना वो रखेगा ना, जामीन गिरवी कुछ भी रखे, लेकिन वो कुछ काम के लिए, समझ लो कि वो बाइक खरीदने के लिए लोन लिया था, लोन लिया बैंक से 40,000 का, है ना। तो बैंक से 40,000 का लोन लेके वो किसको दे देगा? बाइक वाले को दे देगा। तो बाइक वाले को दे देगा तो बाइक वाला वो पैसा कहाँ पे डालेगा? दूसरी बैंक में डाल देगा। दूसरी बैंक में डाल देगा तो दूसरी बैंक के पास बचत कितनी आई? 40,000 आई। तो उसका 20% कितना होता है? वो किसके पास रहता है? बैंक के पास रहता है। बाकी का वो लोन दे पाएगी, कितना लोन दे देगी? 32,000। अभी ये 32,000 वो समझ लो कि उसने फ्रिज खरीदने के लिए, मतलब या फिर वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए 32,000 किसी ने लोन लिया, हाँ, या किसी ने लोन लिया तो वो जिसके पास उसने वॉशिंग मशीन खरीदा होगा, वो वॉशिंग मशीन बेचने वाला होगा, उसको ये 32,000 मिलेगा। वो क्या करेगा 32,000 का? वापस बैंक में डाल देगा कोई ना कोई। तो सी नाम की बैंक में उसने डाल दिया। तो अभी सी नाम की बैंक क्या करेगी? 32,000 का 20% अनामत के तौर पे रखेगी।
कितना रखेगी? 6,400। 400। अभी कितना बाकी रहा? वो कितना लोन दे पाएगी? 25,600, 25,600। है ना। इस प्रकार करते 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 बहुत सारे वो 25,600 किसी और बैंक में जाएगा, है ना। ऐसे करते 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 यहाँ पे अनामत का टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे तिरान कितनी टोटल कितना पैसा उपयोग में आएगा लोगों के, कुल कितना होगा पता है आपको? कुल कितना होगा पता है आपको? 2,50,000 हो जाएगा। 2,50,000 कुल बचत हो जाएगी सभी बैंकों की मिला ले तो। और टोटल बचत कितनी होगी? कुल 50,000 की बचत हो सकती है, क्योंकि जितना आप डाला था उतनी ही बचत होगी, उससे ज़्यादा तो रोकड़ अनामत के तौर पे नहीं रख सकते, है ना। तो 2,50,000 में से 50,000 बचत के तौर पे रहेगा, फिर भी 2 लाख का काम तो हो गया। काम कितना हुआ? व्यवहार कितने हो गए? 2 लाख के व्यवहार हो गए। रुपया कितना था? केवल 50,000 था, लेकिन पूरा मिला के पूरे इकोनॉमी के अंदर, पूरे अर्थतंत्र के अंदर कितना रोकड़ का व्यवहार हुआ? टोटल व्यवहार कितना हुआ? 2.5 लाख का व्यवहार हुआ, जिसमें 50,000 समझ लो कि रोकड़ अनामत के तौर पे। तो टोटल धिराण कितना हुआ? 2 लाख। तो केवल 50,000 रुपये की मदद से 2.5 लाख का व्यवहार होता है। कितना व्यवहार हो गया? 2.5 लाख का, है ना। तो वो कैसे हुआ? ऐसा कैसे हुआ? बैंक के द्वारा हुआ ना। बैंक नहीं होती तो ये हो सकता था। तो ये बैंक यही कार्य करती है, बराबर है। तो मेरे को यहाँ पे कैसे पता चला कि यहाँ पे 2.5 लाख आएगा और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ सर आपने कैसे लिख दिया? हाँ यहाँ पे 2 लाख आएगा, वो कैसे पता चला? तो उसका एक सूत्र है। क्या है सूत्र? है ना। तो आपने प्राथमिक थापण, उसको ये 50,000 सबसे पहले आपने डाला ना बैंक में, उसको बोलेंगे प्राथमिक थापण। क्या बोलेंगे? प्राथमिक बचत गुणा 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 नहीं करेंगे, भागा करें तो भी चलेगा, भागा रोकड़ अनामत का दर। रोकड़ अनामत का दर। तो मुझे क्या मिलेगा? साख सर्जन मिलेगा। ये कितना साख हुआ, कितना काम हुआ? साख सर्जन। तो साख सर्जन कैसे 2.5 लाख हो गया? तो प्राथमिक बचत मैंने कितनी डाली थी? 50,000। उसके बट्टे में मुझे क्या करना है? 20% करना है। क्या करना है? रोकड़ अनामत का दर 20% लिया है ना हमने, इसलिए 20% करना है। अभी कैलसी से मुझे आंसर दो, कितना आ रहा है? 50,000 भागा 20%। कितना आ रहा है? 2,50,000 आ गया 2,50,000। तो ये आपका साख सर्जन हो गया। इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पहले लिख दिया कि 2.5 लाख का वो साख सर्जन करेगी, उसमें से 50,000 रोकड़ अनामत में जाएगा। तो कुल लोन कितनी दे रही? सब बैंक मिलके 2 लाख की लोन दे रही है। तो इससे क्या फायदा होता है? अंतर बैंकिंग मतलब दो बैंकों के बीच में जो व्यवहार होते हैं ना, वो भी बैंक करती है ना। जैसे कि कोई दूसरी बैंक को लोन चाहिए, तो कभी कभी क्या होता है, ये कैश मतलब रोकड़ अनामत है ना, 50,000 है, और समझ लो कि पब्लिक आ गई पैसा लेने के लिए, एक साथ आ गई, मतलब सॉरी यहाँ पे 10,000 है ना, और पब्लिक पैसा लेने आ गई, और पब्लिक पैसा लेने आ गई और इसको इस बैंक को, ए नाम की बैंक को 10,000 की जगह 15,000 देना पड़ रहा है, तो वो क्या करेगी? दूसरी बैंक से सर लेती है। तो दूसरी बैंक से वो लोन लेती है। जो दूसरी बैंक से लोन लेती है, तो इसको कौन सा व्यवहार बोलेंगे? अंतर बैंकिंग व्यवहार, आपका बैंकिंग व्यवहार। है ना। तो एक बैंक दूसरी बैंक से
शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए? हाँ हेलो। तो ये अंतर बैंकिंग व्यवहार कहते हैं, जिसमें एक बैंक दूसरी बैंक से शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का लोन लेती है ना। तो शॉर्ट टर्म का अगर लोन लेती है तो वो डायरेक्ट नहीं देती है, वो आरबीआई के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आरबीआई, मध्यस्थ बैंक के द्वारा होता है ना। तो इसको बोलते हैं कॉल मनी। क्या बोलते हैं? आरबीआई के द्वारा शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन देती है उसको कॉल मनी बोलते हैं। और उसका जो ब्याज का दर होता है तो वो भी उसको लोन ही लेती है। तो क्योंकि ये बैंक ने 8,000 मतलब आरबीआई ने इसको अगर 10,000 रुपया दिया, 10,000 से ज़्यादा अगर रुपया दिया तो आरबीआई को भी तो ब्याज लेना पड़ेगा ना। तो उस ब्याज को क्या लेंगे, क्या बोलेंगे? कॉल मनी रेट। क्या बोलेंगे? कॉल मनी रेट। ओके। उसके बाद बोला व्यापार, हाँ बोलो। तो अभी उसके बाद दिया व्यापारी बैंक के गौण कार्य। अभी तक जो ये 5 कार्य हमने देखे थे वो कार्य कौन से थे? मुख्य कार्य थे, है ना। अभी हमें क्या सीखना है? व्यापारी बैंक के गौण कार्य। गौण मतलब दूसरे कार्य। मुख्य इतने 5 कार्य तो करती है बैंक, उसके अलावा गौण कार्य भी करती है। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो गौण कार्य क्या क्या होता है? ગૌણ કાર્ય जिसमें ગ્રાહકોના એજન્ટ તરીકે તથા ઉપયોગી સેવાઓ પૂરી પાડવાનું કાર્ય। वो ग्राहकों के एजेंट के रूप में कार्य करती है। मतलब कोई ग्राहक उसको बोलता है कि मेरा इतना पेमेंट आपको कर देना है मेरे खाते में से, या आपको मेरे बदले ये पैसा वसूल कर लेना है। मतलब किसी ग्राहक के पास से पैसा वसूल करने का कार्य भी बैंक करके देती है ना। बैंक उसके ग्राहकों को अलग अलग सेवाएं पूरी मतलब पूरी करती है। आयातकार और निकासकार होते हैं ना, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं ना, उसको साख का प्रमाण पत्र मिलना होता है। साख का प्रमाण आपने 11th में पढ़ा होगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, है ना। तो वहाँ पे साख का प्रमाण पत्र, क्रेडिट सर्टिफिकेट उसको चाहिए। तो वो कौन देगा? बैंक देगी। क्योंकि बैंक उसको बताएगा कि हमारी बैंक में ये भाई जो है तो ये एबीसी नाम के जो व्यक्ति है वो उसका व्यवहार अच्छा है, वो रेगुलर हमारे वहाँ पे खाते में पैसा जमा करवाते हैं, उसका कोई लोन बाकी होता है तो उसका हफ्ता रेगुलर भरते हैं, उसको बोलते हैं क्रेडिट सर्टिफिकेट। क्या बोलते हैं? क्रेडिट सर्टिफिकेट देती है। कोई आर्थिक प्रवृत्ति के लिए बैंक उसका मतलब बाहेंधरी देते हैं, मतलब उसकी क्या बोलते हैं उसको गारंटी देते हैं। तो एक तो हो गया क्रेडिट सर्टिफिकेट। दूसरा हो गया गारंटी, कि ये भाई जो है उसकी मैं गारंटी देता हूँ ये आपका पैसा चुका देंगे। ऐसा क्या कभी कभी बैंक आयकर चलन भरने की भी सुविधा ग्राहकों को देते हैं। मतलब आयकर चलन मतलब इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं ना, इनकम टैक्स वो भी बैंक करके देती है, इनकम टैक्स रिटर्न भी भर के देती है। फिर कभी कभी आपने देखा होगा कुछ बैंक के अंदर लॉकर होते हैं, पता है, उसके अंदर लोग अपने कीमती सामान रखते हैं। पिक्चरों में भी देखा होगा, है ना। तो उसमें मतलब लॉकर की सुविधा बोलते हैं। लॉकर का स्पेलिंग क्या होता है? LOCK। हाँ, लॉक मतलब LOCK, लॉकर। तो लॉकर की सुविधा देते हैं। लेकिन लॉकर की सुविधा देते तो लॉकर का वो भाड़ा वसूल करते हैं। क्या करते हैं? भाड़ा वसूल करते हैं। छोटी छोटी आर्थिक प्रवृत्ति के लिए भी काम करते हैं। हाँ, छोटे छोटे फाइनेंस भी देती है ना कुछ बैंक के। छोटे छोटे फाइनेंस मतलब स्मॉल फाइनेंस। लेकिन स्मॉल फाइनेंस नहीं बोलते यहाँ पे, उसको बोलते हैं फाइनेंस। स्मॉल की जगह उसने नाम दे दिया यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस, है ना। माइक्रो फाइनेंस आपने देखा है? अगर मोबाइल के लिए लोन चाहिए तो कितने का मिलेगा? मोबाइल खरीदने के लिए लोन चाहिए तो 5,000, 10,000, 8,000, 12,000, है ना। तो वो कितना लोन हुआ? छोटा हुआ कि बड़ा हुआ?
इसको माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं। हाँ, जबकि मकान खरीदने के लिए लोन चाहिए तो 10 लाख 20 लाख, है ना, तो वो बड़ा फाइनेंस हो गया। तो ये माइक्रो फाइनेंस की सुविधा भी बैंक देती है। उसके अलावा बैंक ड्राफ्ट पता है आपको? बैंक ड्राफ्ट क्या करता है? पे ऑर्डर क्या होता है? हाँ सर, 11th में आया था। हम्म पे ऑर्डर होता है कि हमने यहाँ से मतलब क्या बोलते हैं, बैंक के पास अगर हमने वो लिखवा लिया ना कि हमें इस भाई को चुकाना है, तो हम उसी एरिया में चुका सकते हैं पैसे। हाँ। एक निश्चित एरिया होता है। और बैंक ये ड्राफ्ट मतलब हम बैंक को पैसा देते हैं कि ये लो 1000 रुपया, मेरे को एक बैंक ड्राफ्ट बना के दो इसके नाम पे। फिर वो उसके नाम पे बैंक ड्राफ्ट बन जाते हैं, वो पैसा हमने बैंक को दे दिया, अभी वो ड्राफ्ट वहाँ पे हम उसको दे देते हैं। तो वो जहाँ पे भी होगा, दिल्ली में होगा, चाहे तमिलनाडु में होगा, चाहे कोलकाता में होगा, वहाँ पे वो बैंक ड्राफ्ट दिखा के अपने बैंक में वहाँ की बैंक में से वो पैसा प्राप्त कर सकता है, उसके खाते में डायरेक्ट जमा हो जाएगा। समझ में हाँ, पे ऑर्डर वापस बताइए ना। पे ऑर्डर क्या होता है? पे ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट जैसा ही होता है, लेकिन पे ऑर्डर में कुछ निश्चित, या बोला ना कि उसके एरिया के अंदर बोले कि इस एरिया में इस व्यक्ति को इतना पैसा चुकाना है, तो वो पैसा चुका देती है बैंक। अगर दूर का व्यवहार करना तो नॉर्मली बैंक ड्राफ्ट ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, अभी तो पे ऑर्डर अभी इतना यूज़ नहीं होता है, हर जगह पे बैंक ड्राफ्ट चलता है। और ये इनकम टैक्स रिलेक्शन, इनकम टैक्स रिटर्न भरना मतलब हमें कितना पैसा सरकार को कर भरना है, हाँ, उसके लिए पूरा फाइल बनाना पड़ता है, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। और उस हिसाब से बैंक इनकम टैक्स रिटर्न भरवा के देती है हमको, ताकि हम कितना पैसा सरकार को टैक्स के रूप में देना है वो पता चले। और हमारा सरकार के पास अगर समझ लो कि 5000 टैक्स हमको देना है ना, लेकिन ऑलरेडी हमने उसमें से छोटे छोटे टैक्स काट के ऑलरेडी बैंक ने काट लिया होगा कभी कभी, है ना, तो क्या होगा, इतना पैसा आपका माइनस हो जाएगा, इतना कम भरना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से आप भर चुके हो। जब आपको पब्लिक जैसे कि कुछ लोग पगार वाले होते हैं ना, सैलरी वाले, तो उसका ये इनकम टैक्स है ना, वो उसमें से कट के ही उसको सैलरी मिलता है, तो कट के मिलता है मतलब उसने टैक्स तो चुका दिया। और जो व्यापारी होता है तो उनका इनकम टैक्स मतलब डायरेक्ट बैंक से मतलब कट जाता है कि मतलब कुछ करते हैं? बैंक से कटता नहीं है, पहले तो उसको मिल जाता है, व्यापारी होता है तो, है ना, बाद में वहाँ से बैंक जो है, मतलब वो व्यक्ति जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा उसको, बाद में उसको साल ख़त्म होने के बाद उसको वो टैक्स भरना होता है कुछ समय के अंदर 2-3 महीने के अंदर। जर्नलिंग वाला ऊपर होगा। गारंटी बैंक गारंटी देती है व्यक्ति की, जैसे कि मेरा खाता SBI में है और मैं किसी और कंपनी से या व्यवहार करना चाहता हूँ, तो मैं 2-3 चीज़ें कर सकता हूँ। क्रेडिट सर्टिफिकेट के द्वारा भी काम हो सकता है मेरा, कि बैंक मेरे को क्रेडिट सर्टिफिकेट लिख दे, या फिर मेरे से क्रेडिट सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है तो मैं बैंक को बोल सकता हूँ आप मेरी ओर से गारंटी दे दो कि मैं वहाँ पे उस कंपनी के साथ काम करूँगा, तो आप मेरे को खाली गारंटी दे दो, उसको गारंटी दे दो कि मैं जो काम मतलब उसके पास से जो पैसा ले रहा हूँ या फिर उसके पास जो काम कर रहा हूँ उसकी आप गारंटी लो, ऐसा। तो बैंक हमारे बदले उसको गारंटी देती है तीसरे पक्ष को। और वो गारंटी मान लीजिए कभी मतलब नहीं रही तो मतलब जिस व्यक्ति ने कुछ धोखा किया तो बैंक वाले मतलब बैंक वालों ने गारंटी दी है तो वो पैसा बैंक वाला देगा उसको, अगर बैंक ने गारंटी दी। तो नुकसान होगा, बैंक को नुकसान होगा, लेकिन बैंक ऐसे लोगों की गारंटी देती ही नहीं है। बैंक के पास पूरा कैलकुलेशन होता है कि कितना व्यवहार करेंगे तो कितनी गारंटी देनी है, लिमिट रखते हैं ना कि भाई इसकी 1 लाख तक की गारंटी मैं आपको देता हूँ, 1 लाख से ज़्यादा हो जाए तो मैं गारंटी नहीं दूंगा, ऐसी लिमिट होती है गारंटी में। બદલાતા સમય સાથે આધુનિક સેવાઓ પૂરી પાડવાનું કાર્ય બેંકોનો ખ્યાલ અને કાર્યપદ્ધતિ સમય સાથે બદલાતા રહે છે। हाँ, पहले कोई ऑनलाइन बैंकिंग जैसा कुछ था ही नहीं, है ना, लोग चेक लिखते थे, चेक देते थे, बस वही उसी से काम चलता था।
अभी ऑनलाइन हो गया तो बैंक के भी ऑनलाइन होने चालू हो गई है ना। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बैंक के द्वारा भी हम कर सकते हैं, खाली पेटीएम ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी बैंक भी अपना डायरेक्ट ऑनलाइन काम करके देती है। આજના સમયમાં ચલણ કે ચેક વાપર્યા વગર એક બેંકના ખાતામાંથી अन्य કોઈ બેંકના ગ્રાહકના ખાતામાં મિનિટોમાં ઇલેક્ટ્રોનિક ટ્રાન્સફર માટે એનઈએફટી मतलब નેશનલ ઇલેક્ટ્રોનિક ફંડ ટ્રાન્સફર અને આરટીજીએસ રિયલ ટાઈમ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ જેવી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાઈ છે। આ બંને સુવિધાઓ કોર બેન્કિંગ मतलब સેન્ટ્રલાઇઝ ઓનલાइन रियल टाइम एक्सचेंजर बैंकिंग ने લીધે શક્ય બની છે। तो कोर बैंकिंग चालू हुआ, उसके बाद एनईएफटी और ये बोलते हैं आरटीजीएस चालू हुआ। कोर बैंकिंग मतलब क्या हुआ कि सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज मतलब पूरा जो बैंक का जो पहले का ज़माने में क्या होता था, हमारे टाइम पे जब हम छोटे थे तब क्या होता था, कोई ऑनलाइन चीज़ें नहीं होती थी और पासबुक भी सब हाथ से लिखना पड़ता, मतलब हाथ से उसका बॉल पेन से उसको लिखना पड़ता था वहाँ पे कि कितना रकम माइनस करना है, कितना प्लस करना है, पूरा पासबुक हाथ से लिख के वहाँ पे बैंक के अंदर बनाया जाता था, है ना। और एक बैंक का व्यवहार एक बैंक को ही पता होता है, दूसरी बैंक वाले को पता नहीं चलता है ना। अभी मैं यहाँ से खाते में से चेक लिख के दूँ, बराबर, तो यहाँ पे खाते में से चेक लिख के दूँ और मैं वो व्यक्ति जो है वो बॉम्बे में है और बॉम्बे में उसको मैंने चेक भेज दिया। अभी चेक बॉम्बे वाला जो है व्यक्ति वो चेक के द्वारा वहाँ की बैंक में से पैसा उठाने जाएगा तो तुरंत उसको नहीं मिलेगा। उसके लिए पहले वो वापस यहाँ पे सूरत के अंदर वो चेक करेगा कि जो जिसने मतलब प्रणव मेहता ने इस चेक पे साइन किया है तो उसकी साइन ओरिजिनल है कि गलत मतलब मिस्टेक वाली है, उसके खाते में इतना पैसा है कि नहीं, वो सब यहाँ पे चेक भेजा जाएगा। बाद में यहाँ से वो उसको रिटर्न मिलेगा, बाद में वहाँ से उस व्यक्ति को पैसा मिलेगा। मतलब 2-3 दिन लग जाते थे पैसा एक जगह से दूसरी मतलब चेक वहाँ पे मिलेगा तो पैसा ट्रांसफ़र करने में 2-3 दिन लग जाते थे क्योंकि ऑनलाइन नहीं था, कोर बैंकिंग नहीं था, मतलब ऑनलाइन बैंकिंग नहीं था। इसका पूरा नाम कोर है, मतलब सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंजर। लेकिन ऑनलाइन जैसे हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ, आप अगर कोलकाता की एसबीआई बैंक में जाओ और वहाँ पे मेरे अकाउंट के बारे में पूछो तो वहाँ से 2 मिनट में अब मेरा अकाउंट डाल के वो लोग मतलब मैं अगर कोलकाता जाऊँ तो मेरा अकाउंट नंबर वहाँ पे डाल के उसको पता चल जाएगा कि भाई मेरे खाते में कितना पैसा है। मैं अगर मद्रास जाऊँगा, चेन्नई जाऊँगा तो वहाँ से भी मुझे पता चल जाएगा मेरे खाते में कितना पैसा है, वहाँ की एसबीआई बैंक में जाके मैं रिपोर्ट निकलवाऊँ तो, क्योंकि ऑनलाइन हो गया मतलब सेंट्रलाइज हो गया, सबका एक ही जगह पे एक ही वेबसाइट पे पता चल जाएगा, एसबीआई की वेबसाइट पे पता चल जाएगा कि किसके खाते में किसका पैसा है। आया समझ में? तो उसको बोलते हैं कोर बैंकिंग। और कोर बैंकिंग की वजह से ही एनईएफटी और आरटीजीएस की सुविधा हुई कि मैं एक यहाँ से अपने बैंक को बोल दूँ कि भाई मेरे को ये पैसा चेन्नई में 2 लाख रुपया भेजना है मेरे खाते में से, उसके इस खाते में ट्रांसफ़र कर दो, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाता है। उसको बोलते हैं एनईएफटी और आरटीजीएस। मतलब उसके 2 प्रकार है, एनईएफटी और आरटीजीएस, दोनों ही वैसे देखा जाए तो उसका कार्य परिणाम सेम ही है, लेकिन उसके तरीके अंदर से अलग अलग है। ठीक है, आगे बढ़ो। वही इंटरनेट बैंकिंग तथा मोबाइल फ़ोन बैंकिंग ऐप। अभी तो इंटरनेट बैंकिंग तो कम बैंक करके देती है। अभी मैं अपने मोबाइल से मेरे बैंक का खाता भी देख सकता हूँ। मैं अपने मोबाइल से मैं अपनी बैंक का पासबुक देख सकता हूँ, अपने खाते में कितना रुपया पड़ा है वो देख सकता हूँ, अपने खाते में से कितना रुपया कट गया वो मैं चेक कर सकता हूँ। मेरे मोबाइल के अंदर ऐप है उसके लिए, उसकी वजह से। तो બેન્કિંગ એપ દ્વારા ગ્રાહક પોતાની ખાતાની બધી વિગતો કોમ્પ્યુટર અથવા મોબાઈલ ફોન પર મેળવી શકે છે, વસ્તુઓની ખરીદી કરી શકે છે। मैं अभी वहाँ पे गया था, मैंने वो पल्स ऑक्सीमीटर ख़रीदा तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया उसको, तो मुझे पता था मेरे खाते में कितना रुपया था क्योंकि मेरे पास मोबाइल था। અને ટિકિટો પણ बुक કરી શકે, मैं अपने मोबाइल से टिकट भी बुक कर सकता हूँ, है मोबाइल में बैलेंस भी कर सकता हूँ। पहले तो कहा आप सबको भी पता होगा, पहले दुकान पे जाना पड़ता था मोबाइल में बैलेंस करवाने के लिए। अभी क्या करना पड़ता है, घर पे ही हो जाता है, सब हो जाता है ना। टिकट तो कभी कंफर्म मतलब होती ही नहीं है। एक बार हमने भी करवाई थी लेकिन वो मतलब वेटिंग में थी तो मैं वापस रिटर्न होकर वापस आना पड़ा था। हाँ होता है ना ऐसा। कंफर्म तो क्या है कि अभी हमारे यहाँ पे रेलवे का सुविधा बहुत लो है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी कम है, पब्लिक पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है। બેંકો ડીમેટ ખાતાની પણ સગવડ પૂરી પાડે છે। ડીમેટ પતા है आपको? हाँ था सर,
मैंने कौन सा चैप्टर सिखाया था इसके लिए? पीछे वाला आप बता रहे थे। 8वां चैप्टर या 9वां चैप्टर बीए का, डीमटेरियलाइजेशन। तो वो खाता भी बैंक खुलवा के देती है हमको। ડીમેટ ખાતું એટલે શેર, ડિબેન્ચર, બોન્ડ, જામીનગીરીઓ વગેરે ભૌતિક સ્વરૂપે ના સાચવવા પડે તે માટેનું ઇલેક્ટ્રોનિક ખાતું, જેથી આવું ખાતું ધરાવનાર લોકો પોતાના શેર, ડિબેન્ચર, બોન્ડ इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपे साचवी सके। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? भारत में व्यापारी बैंकों अस्तित्व। हाँ, मुझे भी डीमेट खाता के बारे में बहुत कुछ जानना है। मुझे भी शेयर का कुछ मतलब लेन देन करना है। तो डीमेट अकाउंट खुलवा लो। तो ऐसे कैसे मैं खुला लूं? नॉलेज नहीं है ना मुझे इतना। तुम्हारे 18 साल हो गए? तुम्हारे 18 साल हो चुके हैं? हाँ, उसमें नहीं है ना, मतलब क्या बोलते हैं, पापा ने लिखा है उस हिसाब से नहीं है। अच्छा, बोनाफाइड में हो जाए ना, उसके बाद बोलना। जरूरी तो नहीं है सर 18 साल का ही? हाँ जरूरी है 18 साल की उम्र कोई करने का? हाँ। और दूसरा कार्य में क्या हुआ? एक तो एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया। ये किसके द्वारा ये पॉसिबल हुआ? आरटीजीएस और एनईएफटी कोर बैंकिंग के द्वारा। कोर का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, मतलब लेन देन। एक्सचेंज मतलब लेन देन। ठीक है, चलो उसके बाद उसमें मोबाइल ऐप, अरे सॉरी, हाँ मोबाइल ऐप है ना। चलो ये हो गया। और तीसरा हो गया डीमेट। 3 पॉइंट है इसमें मेन। डीमेट अकाउंट क्लियर? सर ये गॉड खुद ही कार्य हुआ है, तो अब तो मेन रखने लग गया है ना। अब तो मेन जैसा हो गया, ये वाला मेन वाला हो गया। अभी यही मेन हो गया, क्योंकि उसको घर पे उसको कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी गौण कार्य इसलिए बोलते हैं कि ये सब सुविधा है, ये कार्य नहीं है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? सुविधाएं हैं, कार्य नहीं है। कार्य तो उसका मेन यही है, बचत करना, लोन देना, साख सर्जन करना, छोटे मोटे दूसरे कार्य करके देना, अंतर बैंकिंग व्यवहार, एक बैंक का दूसरे बैंक को लोन देना, बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा पूरी करना, वो सब मुख्य कार्य है। और ये सब उसकी सुविधा है, इसलिए उसको सुविधा को हम मुख्य कार्य नहीं बोल सकते, गौण कार्य बोल सकते हैं। ये कोई बैंक कर सकती है, कोई बैंक नहीं भी करे। कोई बैंक, ज़्यादातर बैंकों में ये लॉकर की सुविधा नहीं होती, कुछ बैंकों में ही होती है। हाँ, सभी बैंकें, छोटी मोटी बैंकें गारंटी नहीं दे सकती, छोटी मोटी बैंकें क्रेडिट सर्टिफिकेट नहीं दे सकती। ठीक है, सभी बैंकें इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल नहीं बना के देगी, जबकि ये मुख्य कार्य तो सभी बैंकें करती है। ये सुविधाएं हैं, ये सब सुविधाएं हैं, ये सभी बैंकें नहीं करती। ये सभी, ये एनईएफटी, आरटीजीएस, मोबाइल ऐप, डीमेट अकाउंट, तो डीमेट अकाउंट सभी बैंकें नहीं करते। मोबाइल ऐप अभी सभी बैंकें करना चालू कर दिया है, पहले नहीं था इतना। ठीक है। अगर मुझे अपनी बैंक खोलनी हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? आरबीआई के पास जाना पड़ेगा। बस आरबीआई के पास जाके क्या करना है? वहाँ पे सब बताएंगे क्या क्या करना है। कंपनी जैसा काम होता है, मतलब कंपनी स्थापना करते वैसा ही होता है? बिल्कुल, कंपनी से थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें पब्लिक के पैसे प्राप्त करना है, मतलब बहुत रिस्क की बात है। पब्लिक के लिए रिस्क की बात है। आपको गारंटी, मतलब आपको आरबीआई को गारंटी देनी पड़ेगी, बहुत सारा पैसा आरबीआई में जमा भी करना पड़ेगा। भारत में व्यापारी बैंकों નું अस्तित्व। भारत में व्यापारी बैंक क्या क्या करती है? व्यापारी बैंक भारत में क्या क्या, मतलब भारत में व्यापारी बैंक कौन से स्थान पे है? भारत में व्यापारी बैंक जाहिर તેમજ ખાનગી માલિકીની જોવા મળે છે। જાહેર मतलब पब्लिक, मतलब सरकारी, और खानगी मतलब प्राइवेट, है ना। तो वो सरकारी बैंकें भी होती है, प्राइवेट बैंकें भी होती है ना। जैसे कि एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है ना। वो सब जाहिर है, मतलब पब्लिक है ना। और खानगी मालिकी नहीं, मतलब आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक है, वो सब प्राइवेट बैंक हैं।
1991 ना आर्थिक परिवर्तनों कौन से परिवर्तन हुए थे 1991 में आर्थिक सुधार हुए थे। हाँ वो वही तो आर्थिक परिवर्तन नाम दिया है, सुधार नहीं दिया है, सही शब्द लिखा है यहाँ पे। कौन से परिवर्तन हुए थे? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, है ना। एलपीजी, हाँ, खानगी क्षेत्રમાં आंतरराष्ट्रीय बैंकोનો प्रवेश પણ થયો और प्राइवेट बैंकों में भारत के अंदर प्राइवेट और पब्लिक, सरकारी नहीं लिखूंगा मैं, पब्लिक मतलब जाहिर मतलब सार्वजनिक तो सार्वजनिक मतलब प्राइवेट बैंक के अंदर विश्व मतलब दूसरे देश की बैंक मतलब अंतर्राष्ट्रीय बैंकों का भी प्रवेश हुआ। कब हुआ? 1991 के बाद, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ। भारत में असंगठित नाણાં બજારમાં બેંક જેવા કાર્યો કરતી પેઢીઓ પણ જોવા મળે છે અને સાથે સાથે सहकारी बैंकों પણ अस्तित्वમાં છે। तो भारतीय बैंक के अंदर क्या क्या हुआ? नॉर्मल जो बोलते हैं सबको शेड्यूल बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेड्यूल बैंक। शेड्यूल का मीनिंग क्या होता है? नॉर्मली बैंक के अंदर जो परिभाषा है ना, वो जो शेड्यूल में उसका जो धारा था ना, उसके धारा के अनुसार जो बैंक है उन सबको शेड्यूल बैंक बोलते हैं। वो धारा होती है ना, कलम, है ना, अनुसूची। धारा मतलब कानून जो होता है, कानून मतलब बैंक की कलम को। हाँ, बैंक का जो कानून होता है ना, उसके अंदर उसके मतलब उसके बैंक के कानून में जो मतलब कानून के अंदर जो बैंक की जो परिभाषा है ना, उसके अंदर वो दिया है, इसलिए उसको शेड्यूल बैंक मतलब उसको बोले अनुसूची लिखा है हिंदी में, गुजराती में, है ना। तो यहाँ पे लिखा ही है शेड्यूल बैंक। परंतु व्यापारी बैंकनी कायदेसर व्याख्या मुजब, कायदेसरनी व्याख्या मतलब कानूनी व्याख्या के परिभाषा के अनुसार बैंकिंग के कार्य करने वाली जो संस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 1934 की धारा के अनुसार, कौन सी धारा के अनुसार? 1934 की धारा के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो धारा है, उसका जो कानून है, आरबीआई, कौन सा साल है? 1934। हाँ, उसके अनुसार बैंक की परिभाषा जो दूसरी अनुसूची में दी है, कौन सी अनुसूची में दी है? दूसरे शेड्यूल में दी है ना। तो उस परिभाषा के अनुसार जो बैंक कार्य करती है उसे शेड्यूल बैंक कहते हैं। ठीक है, उस परिभाषा के अनुसार मतलब उस कंडीशन के अनुसार जो काम करती है, जो उसमें स्थापित हुई है, जिसकी स्थापना हुई है, वो शेड्यूल बैंक कहलाती है। અને તે જ ખરી બેંક है, उसी को हम सही बैंक मानेंगे। આવી બેંકને रिजर्व बैंकના બધા જ નિયમો અને ધારાધોરણો लागू पड़े છે। ऐसी बैंकों को रिजर्व आरबीआई के सभी नियम लागू होते हैं, है ना। तो ये शेड्यूल बैंक है। लेकिन कुछ छोटी मोटी पेड़ियाँ होती है, वो भी बैंक जैसे कार्य करती है। जैसे कि आप जकात नाका पे जाओ, बहुत सारे सुनार हैं, है कि नहीं? वहाँ पे लिखा होता ब्याजे नाણાં મળશે, लखेलू है ना वो। हाँ, तो वो बैंक के जैसा कार्य करती है, बैंक की तरह लोन देती है। हाँ, फिर कुछ मंडल वाले होते हैं, वीसी वाले होते हैं। वीसी भरते हो कि नहीं? सुना है वीसी भरना? तो उसमें क्या होता था कि कोई एक व्यक्ति अपने ग्रुप में, बहुत बड़ा ग्रुप होता है उसका, उन सब के पास 500 रुपये हर महीने जमा करवाती है। मंडल होता है या वीसी होता है ना। उसमें से वो पैसा जो जमा होता है, उसमें से कुछ व्यक्ति उसमें से हर महीने चिट्ठी उठाते हैं। चिट्ठी उठाने के बाद उसको जिसको लग जाता है उसको कुछ रुपया बड़ी रकम उसको मिल जाती है ना। मंडल बनते हैं। तो वहाँ पे वो बैंक जैसा ही एक प्रकार का कार्य हुआ। और उसके पास जो पैसा पड़ा रहता है उसमें से किसी को लोन के रूप में भी दे सकते हैं, बराबर है। तो मंडल होता है, वीसी होता है। तो उस हिसाब से बहुत सारी बैंक जैसा कार्य करती है, लेकिन वो सब कार्य आरबीआई के 1934 की परिभाषा के अनुसार नहीं आता, इसलिए उसको शेड्यूल बैंक नहीं बोला जाता, बराबर है। बैंक जैसा कार्य करती है लेकिन फिर भी उसको बैंक नहीं बोल सकते, शेड्यूल बैंक नहीं बोल सकते, क्योंकि वो आरबीआई की 1974 की धारा 34 की जो धारा है
उसके अनुसार वो काम नहीं करती, उस धारा के अनुसार उसकी स्थापना नहीं हुई है, इसलिए उसको शेड्यूल बैंक नहीं बोलेंगे। आया समझ में? हाँ सर। अभी ये शेड्यूल आप बोल रहे हो चिट्ठी खाते थे, चिट्ठी में कुछ लिखते भी है? सॉरी, हाँ नंबर लिखते हैं ना सबका। उसमें दो प्रकार है शेड्यूल बैंक में, व्यापारी बैंक भी है और सहकारी बैंक भी है। सहकारी बैंक सूरत में कोई नाम सुना है सहकारी बैंक का? हाँ सुना सुना तो है। उसके पीछे ऐसा लिखा होता है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक है ना। कोऑपरेटिव बैंक क्या करती है, सहकारी बैंक क्या करती है? जैसे किसानों के लिए स्पेशल सहकारी बैंक होती है ना। छोटे गांव होता है तो वहाँ पे सभी किसानों के पास बचत इकट्ठी करवाई जाती है। उसके बाद जिस भी कोई किसान को पैसे की ज़रूरत होती है उसको लोन दिया जाता है, उसी को ज़्यादा फायदा उसके लिए सहकारी बैंक बनाई जाती है ना। इसी तरह सिटी में भी सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक सुना होगा आपने, हाँ सूरत डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक सुना होगा आपने। तो वो सब सहकारी बैंक है ना। व्यापारी बैंक, तो व्यापारी बैंक में प्राइवेट और मतलब निजी बहुत सारी होती है, उसमें 4 प्रकार यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो एक तो होता है पब्लिक क्षेत्र का, मतलब तो गवर्नमेंट, पब्लिक मतलब सार्वजनिक है ना, जैसे कि SBI है, देना बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है ना। उसी तरह दूसरी प्राइवेट बैंक जैसे कि एक्सिस है, जैसे कि HDFC है, जैसे कि ICICI है, जैसे कि वो पंजाब नेशनल बैंक है। वो शायद पंजाब नेशनल बैंक पब्लिक में है, शायद वो पब्लिक के है ना। उसके बाद भारत के अंदर काम करने वाली विदेशी बैंक। सर आपने ये व्यापारी बैंक लिखा है सरकारी बैंक के बाजू में? हाँ ये व्यापारी बैंक लिखा है। यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ व्यापारी बैंक, हिंदी में लिखूँ ना, व्यापारी बैंक। क्लियर? यहाँ पे भारत में काम करने वाली विदेशी बैंक। और छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे कस्बों में, मतलब गांव में ही बोल सकते हैं, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, वो छोटे छोटे गांव में होती है ना। लेकिन वो कोऑपरेटिव नहीं है, कोऑपरेटिव भी होती है छोटे गांव में और ये भी होती है खास करके, है ना। चलो ये बैंक के कितने प्रकार समझ में आया? पहले नॉन शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक जो बैंक जैसा कार्य करती है, लेकिन RBI की कानून की धारा 1934 की धारा की परिभाषा के अंदर शेड्यूल नंबर 2 के अनुसार वो परिभाषित नहीं हुए और उस हिसाब से उसकी स्थापना नहीं हुई, वो सब नॉन शेड्यूल बैंक है। और जो उस हिसाब से स्थापना हुई है वो सब शेड्यूल बैंक है, उसके शेड्यूल के अनुसार स्थापना हुई है वो। उसके अंदर व्यापारी बैंक और सहकारी बैंक। व्यापारी बैंक में सार्वजनिक भी हो सकती है, निजी भी हो सकती है, भारत में काम करने वाली विदेशी बैंक भी हो सकती है और प्रादेशिक ग्रामीण बैंक भी हो सकती है। क्लियर हुआ इतना? ओके, टाइम कितना हुआ है? अब हमें इकोनॉमिक्स का मेन टॉपिक अब शुरू होगा, मध्यस्थ बैंक। मध्यस्थ बैंक है वो शेड्यूल बैंक नहीं है, मध्यस्थ बैंक है वो शेड्यूल बैंक के ऊपर है ना। हाँ, मध्यस्थ बैंक। और भारत की मध्यस्थ बैंक कौन सी है? भारत की मध्यस्थ बैंक RBI। वेरी गुड, है ना। तो ये मध्यस्थ बैंक हर एक देश की अलग अलग होती है ना। भारत की जो मध्यस्थ बैंक है उसको क्या नाम दिया गया है? RBI। ठीक है। તો દુનિયાના દરેક દેશમાં એક મધ્યસ્થ બેંક હોય છે જે દેશની તમામ બેંકોની કામગીરીનું સંચાલન
मूल्यांकन અને અંકુશની કામગીરી કરે છે, है ना। देश के अंदर जितनी भी बैंक है उन सब के ऊपर कंट्रोल करना है, उन सब के ऊपर संचालन करना है, उसके ऊपर मूल्यांकन करना है कि कौन सी बैंक अच्छा काम कर रही है, कौन सी बैंक अच्छा काम नहीं कर रही है ना। वो सब कार्य करती है कौन? आरबीआई। उसके अलावा मध्यस्थ बैंक ગ્રાહકોના તથા પ્રજાના હક અને હિતની જાળવણી કરવાની કામગીરી પર બજાવે છે, है ना। मतलब ये जो बैंक है वो दूसरी सभी बैंकों का ऊपर कंट्रोल तो करती है, लेकिन उसके लिए देश के अंदर ग्राहक जो है कोई भी बैंक के ग्राहक हो, चाहे कोई भी बैंक के, एसबीआई के हो, चाहे आईसीआईसीआई के हो, चाहे विदेशी बैंक के ग्राहक हो भारत के अंदर, उन सब के ऊपर आरबीआई कंट्रोल इसलिए करती है क्योंकि उसको क्या करना है, भारत की प्रजा का ध्यान रखना है, भारत की प्रजा को कोई चीटिंग ना हो पाए, भारत की प्रजा को कुछ नुकसान ना हो जाए, उसके हित के लिए कार्य करती है, उसके हक के लिए कार्य करती है। हक मतलब अधिकार के लिए कार्य करती है ना। अगर ज़रूरत पड़े तो हम कोई बैंक हमारे साथ चीटिंग करे तो हम किसके मतलब ये केस किसके ऊपर किसके द्वारा दाखिल कर सकते हैं? आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हैं। किसको? भारत की कोई भी बैंक अच्छा काम नहीं करती है, हमारे लिए नुकसान करने वाला काम करती है, तो हम आरबीआई के ऊपर आरबीआई को कंप्लेन कर भेज सकते हैं कि आप ये वाली बैंक जो है ये हमारे लिए हमारे साथ इतना चीटिंग किया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंग्लिश में भी कुछ लिखा है, पढ़ते हैं। पीपी कैंट डिफाइंस अ सेंट्रल बैंक एज, सेंट्रल बैंक मतलब मध्यस्थ बैंक, the institution charged with the responsibility of managing the expansion and contracting of the volume of money in the interest of the general public welfare. In the interest of the general public welfare मतलब प्रजा के कल्याण के हित में, हेतु में, उद्देश्य में, है ना। वॉल्यूम ऑफ मनी, मनी का जो जत्था है, पैसे का जो जत्था है, नीचे हिंदी में लिखा होगा, है ना, कि आरपी કેન્ટના શબ્દોમાં મધ્યસ્થ બેંક એટલે એવી સંસ્થા, ધ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, કે જે દેશના પ્રજાના સામાન્ય હિત માટે અર્થતંત્રના નાણાંના જથ્થા, નાણાંનો જથ્થો मतलब मुद्रा का पूर्ति, पूर्ति नहीं जत्था ही बोलेंगे ना, मुद्रा का जत्था, भंडार लिखा है। भंडार, भंडार चलेगा, भंडार, हाँ, भंडार का विस्तरण एवं संकोचन की जिम्मेदारी सौंपવામાં આવી હોય, मतलब ऐसी बैंक जिसको ये मतलब मुद्रा के जत्थे को मतलब मुद्रा के भंडार का विस्तार एवं संकुचन का जिम्मेदारी उसको दी गई हो, ऐसी बैंक को आरबीआई कहेंगे, सॉरी मध्यस्थ बैंक कहेंगे, सेंट्रल बैंक है ना। आरबीआई तो हमारी देश की मध्यस्थ बैंक का नाम है ना। आम मध्यस्थ बैंक એટલે દેશની સર્વોચ્ચ બેંક, देश की सबसे बड़ी बैंक, જેનું મુખ્ય કાર્ય નાણાં બજાર અને બેન્કિંગ ક્ષેત્રને મદદ કરવાનું છે। નાણાં બજાર को भी उसको ध्यान में लेना है और बैंकिंग क्षेत्र को भी ध्यान में रखना है, તેનું નિયંત્રણ કરવાનું છે, उसका कंट्रोल करना है ना, અને તેને પ્રોત્સાહન આપવાનું છે કે આપ ये आगे बढ़ाओ अपना काम, तथा देशना आर्थिक हित માટે નાણાકીય સ્થિરતા જાળવવાનું છે। નાણાકીય સ્થિરતા रखना मतलब फुगाओ, मतलब इन्फ्लेशन ना होने देना, भाव स्तर को नियमित रखना, बैलेंस रखना, है ना, उसको क्या बोलेंगे? हाँ, स्थिर बनाए रखना। तो मध्यस्थ बैंक सरकार ने पण नाણાકીય सलाह सूचनों आपे छे। ये आरबीआई जो है हमारे देश की आरबीआई, वो सेंट्रल बैंक है, वो सरकार को भी सलाह सूचन दे सकती है कि आप ये गलती कर रहे हो, आपको ये आप ये सही कर रहे हो, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब ये हमारे अर्थतंत्र मतलब क्या बोलते हैं उसको, भारतीय अर्थतंत्र का मतलब जो मंत्री होते हैं ना उसके साथ चर्चा भी करती है। समग्र अर्थतंत्र पर नाણાંની હેરફેરના અનેક અસરો થતી હોય છે, જે દેશની આર્થિક વૃદ્ધિ તથા વિકાસને અસર પહોંચાડે છે। असर पहुंचाती है मतलब खराब असर भी पहुंचाती है, सही असर भी पहुंचाती है। नाણાકીય વ્યવહારોના નિયંત્રણ તથા નાણાંના મૂલ્યની જાળવણીની જવાબદારી મધ્યસ્થ બેંક દ્વારા બજાવવામાં આવે છે। નાણાંના વ્યવહારો પર નિયંત્રણ રાખી શકે बैंक। अगर आप ज़्यादा मतलब पैसे का बहुत ज़्यादा व्यवहार करते हो तो वो बैंक उसके ऊपर टैक्स रख देती है, इसलिए उसके ऊपर कंट्रोल आ जाता है कि ज़्यादा व्यवहार नहीं करना है। लेकिन वो कर थोड़ा कम कर देगी तो वो व्यवहार बढ़ जाएंगे। मतलब लोगों के व्यवहार, लोगों के पैसों का व्यवहार लोग कितने ज़्यादा करें कि कितना कम करें, उसके ऊपर कंट्रोल आरबीआई करती है। और बहुत उसका टेक्निकल तरीका है, ऐसा नहीं कि भाई मैं ना बोल दिया तो नहीं करना है, ऐसा नहीं, टेक्निकल तरीका है पूरा, है ना। सर करना हो गया ना वो, ओके। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? रिजर्व, हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। भारतની મધ્યસ્થ બેંક રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના નામે ઓળખાય છે।
1934 વાપસ વહી આયા ની रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना धारा मुजब आरबीआई की स्थापना अप्रैल 1 1935 में हुई। धारा 1934 में बनाई गई, 1935 के 1 अप्रैल में उसकी स्थापना हुई। ₹5 करोड़ का खानगी मूडी रोकाण, उस टाइम पे ₹5 करोड़ का निजी निवेश, पूंजी निवेश से आरबीआई की स्थापना हुई। जनवरी 1 1949 मतलब जब भारत देश आज़ाद हो गया उसके बाद आरबीआई का राष्ट्रीयकरण करने में आया। पहले वो निजी था, आरबीआई कैसा था? निजी था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेज लोग थे, तो उस टाइम पे हमारी भारत की सरकार तो थी नहीं, है ना। बाद में भारत की सरकार आई तो भारत की सभी बैंकों का एक राष्ट्रीयकरण हो गया, मतलब एक आरबीआई के कंट्रोल में सब आ गया। तो उसने लिखा है यहाँ पे सेंट्रलाइज, आरबीआई का सेंट्रलाइजेशन हुआ, मतलब राष्ट्रीयकरण हुआ, मतलब देश की एक सेंट्रल बैंक रहती है, हाँ, उसके नीचे बाकी सब बैंकें रहेगी। वो सब कब हुआ? जनवरी 1 1949 में। आरबीआई देश की सर्वोच्च बैंक, सबसे बड़ी बैंक, एपेक्स बैंक भी बोलते हैं उसको, છે જે સમગ્ર બેન્કિંગ ક્ષેત્રની કામગીરી પર ધ્યાન રાખે છે, તેનું નિયંત્રણ કરે છે અને સાથે સાથે ભારતની નાણાકીય નીતિ પણ ઘડે છે। રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના કાર્યો, શેડ્યુલ બેંકના કાર્યો તો આપણે જોયા। રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના કાર્ય શું શું હોઈ શકે? क्या क्या हो सकता है? बोलो। हाँ, आपने ऊपर वाला टॉपिक कहा था ना कि सरकार और आरबीआई दोनों। हाँ सर। आरबीआई ની નાણાકીય જવાબદારીઓ, आरबीआई के नाणकीय कार्यों, हिंदी में क्या लिखा है? मुद्राकीय जिम्मेदारियां, चल मुद्दा ने कार्य। तो हाँ सर। पहला है चलन बाहर पाड़वानुं कार्य। चलन मतलब नोट निकालना, रुपया निकालना, सिक्का निकालना। लेकिन सिक्के में क्या होता है? 1 रुपये तक नोट जो है, 1 रुपये का नोट और सिक्के सब, है ना। उसके अलावा बाकी सब 2 रुपये के नोट से लेके शुरू करके 2 रुपये की, 5 रुपये की, 10 रुपये की, 20 रुपये की, 50 रुपये की, 100 रुपये की, 200 रुपये की, 500 रुपये की और 2000 की, ये इतनी नोट हमारे इंडिया में चलती है। उसको इश्यू करने का कार्य, बनाने का कार्य, उसको छापने का कार्य, उसको मार्केट में डालने का कार्य, मतलब बैंक के द्वारा, है ना। तो वो सब बनाने का कार्य कौन करती है? आरबीआई करती है। जबकि 1 रुपये की नोट जो है वो आरबीआई नहीं बनाती है ना। और सिक्के जो है वो आरबीआई नहीं बनाते, है ना। उसके लिए मतलब हमारा देश का क्या बोलते हैं उसको, अर्थ, केंद्र सरकार बनाती है। हाँ, अर्थतंत्र तो है ही, लेकिन मैं उसका बोल गया, केंद्र सरकार के हाथ में होता है ना। ऐसा क्यों होता है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये तो 1 रुपए की नोट क्यों नहीं छाप सकती? दोनों को अलग अलग दे दिया है कार्य। तो पहले छापी कैसे है? ये 1 रुपये की इतनी सारी नोट तो नहीं छापती, वो उसके कंट्रोल में तो होता है कि कितना छापना है, बराबर है, लेकिन वो खुद नहीं करती है। 1 रुपए की नोट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखा होता है, गवर्नमेंट का लिखा होता है, भारत सरकार। हाँ, भारत सरकार के खाते के द्वारा। तो उसमें क्या है, ज़्यादा रिस्क नहीं है, इसलिए वो कर सकते हैं। रिस्क वाला काम जो है 2 रुपये से लेके 2000 रुपये तक की नोट जो छापते हैं, उसमें ज़्यादा रिस्क है, उसमें गवर्नर की साइन चाहिए, है ना। तो 2 रुपये और 2 से अधिक रकम की नोटों को छापने का एवं उसको बाजार में रखने का उसकी फ़र्ज जो है वो आरबीआई बजाती है। जबकि चलनी सिक्का मतलब अभी 10 रुपये का सिक्का भी उसमें आ गया, और 1 रुपये की कागजी नोट भारत सरकार के खाता द्वारा बहार पाड़वामां आवे छे, उसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। परंतु सरकारना एजेंट तरीके आरबीआई तेमनी वहेंचणी करवानी जिम्मेदारी निभावे छे। मतलब वो 1 रुपये की नोट और सिक्का भले ही भारत सरकार करती है, बनाती है ना, लेकिन उसको प्रकाशित करने का कार्य वो आरबीआई के, मतलब सरकार के एजेंट के रूप में आरबीआई को ही उसको प्रकाशित करना है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सरकार की बैंक का कार्य, हाँ, हम सब के लिए बैंक कौन सी है? एसबीआई या एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई। इसी तरह सरकार के लिए बैंक कौन सी है? आरबीआई। उसको डायरेक्टली आरबीआई के साथ ही व्यवहार करना होता है, उसको छोटी छोटी बैंकों में नहीं जाना होता है सरकार को। आरबीआई केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की बैंक है। अगर सरकार को पैसा चाहिए तो वो छोटी मोटी बैंकों में नहीं जाएंगे, आरबीआई के पास जाएंगे। तेमना नाણાકીય एजेंट तथा नाણાકીય सलाहकार तरीके फरज बजावे छे। उसके फाइनेंशियल मतलब नाણાકીય मतलब वित्तीय सलाहकार और वित्तीय एजेंट के रूप में वो फर्ज निभाती है।
एजेंट का अर्थ क्या होता है? एजेंट की परिभाषा क्या है? एजेंट मतलब किसी और के बदले में वो काम कर। परिभाषा ये है कि हमारे बदले में वो करके दे। वेरी गुड, वेरी गुड। एजेंट मतलब हमारे बदले में वो करके देगा। ठीक है, वेरी गुड। तथा हाँ, એજન્ટ તરીકે સરકારના બોન્ડ, સરકારના ખાતાઓ, ચલણી સિક્કાઓ, 1 રૂપિયાની નોટ વગેરેનો વહીવટ કરે છે તથા સરકારને ધિરાણ પર સરકાર को लोन चाहिए तो आरबीआई देती है। बैंकों बैंक અને बैंकों अंतिम सहायक तरीकेનું कार्य। ये बैंकों की बैंक है, हमारी बैंक, ये सब बैंक है शेड्यूल बैंक, और शेड्यूल बैंकों की भी बैंक आरबीआई है, क्योंकि आरबीआई वो हमारी शेड्यूल बैंक को अगर पैसा चाहिए तो वो कहाँ से प्राप्त करेगी? आरबीआई के पास प्राप्त करेगी, और आरबीआई के पास प्राप्त करेगी, और अभी ज़्यादा पैसा हो गया तो उसको ये बैंक क्या करेगी? आरबीआई को पैसा वापस कर देगी। ठीक है सर, अगर आरबीआई बैंक को पैसे चाहिए होगा तो वो कहाँ से देगी? वो क्या आरबीआई को पैसा चाहिए तो आरबीआई को तो कमाना है, आरबीआई को तो मतलब काम, देश के अर्थतंत्र के अंदर जो विकास हो रहा है उसकी मदद से आरबीआई को फायदा हो रहा है, आरबीआई में पैसा आता ही है, आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा रहता ही है और होना ही चाहिए। ये सरकार के टैक्स के रूप में जो पैसा मिलता है वो किसके पास जाता है? आरबीआई के पास जाता है ना। ये बैंकों को लोन देती है तो बैंक जो है उसको ब्याज के रूप में पैसा देती है, तो आरबीआई को ब्याज के रूप में उसको लाभ मिलता है ना आरबीआई को। अच्छा। वो बैंक हर रोज पैसे छापती है तो नोट? नहीं, उसके नियम होता है, उसी अनुसार ही वो छापती है। उसकी ज़रूरत मतलब देश के अंदर ज़रूरत है उसकी एक मात्रा है, वो मैं बताऊंगा। वो संध्या ने पूछा था कि कितनी छापनी चाहिए, कितनी, कैसे सब चालू हुआ, ये सब संध्या ने पूछा था, मैं बताऊंगा बाद में, ये चैप्टर खत्म होने के बाद। सरकारी बैंक तरीकेનું કાર્ય। अच्छा, બેંકોની બેંક આરબીઆઈ ભારતની બધી જ શેડ્યુલ બેંકોની બેંક તથા નિયમનકાર છે। નિયમનકાર मतलब कंट्रोल करने वाली। તે બેંકોની રોકડ અનામતનું સંચાલન કરે છે। बैंकों की रोकड़ अनामत कितनी रखनी है? बैंकों को रोकड़ अनामत मतलब जो हमने अभी 20% रखा था ना रोकड़ अनामत, उसमें हमने जो उदाहरण लिया था वो 20% रखना है कि 15 करना है कि 22 करना है कि 25 करना है, वो आरबीआई तय करती है। कौन तय करता है? अभी उस वहाँ पे हम जाते हैं, है ना। यहाँ पे अगर बैंक सोचती है कि भाई ये 50,000 का 2.5 लाख जितना हो जाता है पैसा, मतलब व्यवहार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हमें इतने ज़्यादा नहीं करने हैं, तो वो क्या करेगी बैंक आरबीआई? वो बोलेगी कि रोकड़ अनामत जो 20 है ना उसका 25 कर दो। क्या करेगी? बढ़ा देगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50,000, मतलब 50,000 का वो तो 50,000 ही रहेगा, वो तो 50,000 का 50,000 ही रहेगा, लेकिन वो 50,000 को 50% से भाग दो, नीचे सबसे 25% से भाग दो, भागा 25%, तो साख सर्जन कितना होगा? 2 लाख का ही होगा, है ना। मतलब बैंक आरबीआई को ऐसा लगता है कि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा घूम रहा है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है, मतलब फुगाहो, मतलब मुद्रास्फीति हो रही है, तो वो क्या करेगी? ये साख सर्जन जो है ना उसको कम कर देती है। लेकिन साख सर्जन को कम कैसे कर पाएगी? तो वो रोकड़ अनामत का जो प्रमाण 20% रखा है ना उसकी जगह 25 कर देगी, तो साख सर्जन 2.5 लाख होने की जगह कितना हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा। अभी सरकार को लगता है कि मार्केट में पैसा कम घूम रहा है, ज़्यादा घूमना चाहिए, पैसा ज़्यादा घूमना चाहिए, तो सरकार क्या करेगी? आरबीआई क्या करेगी? वो 20% लिखा है ना, वो 20% लिखा है ना, वहाँ पे कम करके चलो 16% कर दिया। कितना कर दिया? 16। तो 16% कर देगी तो कितना साख सर्जन होगा? देखो, 50,000 भागा 16%, तो 3,12,500 हो गया। कितना हुआ? तो ज़्यादा पैसा बैंक आरबीआई सोचती है कि भाई मार्केट, देश के अंदर पैसा घूम नहीं रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि देश तरक्की नहीं कर रहा है, ज़्यादा पैसा नहीं घूम रहा है, ज़्यादा घूमेगा तो देश तरक्की करेगा। ज़्यादा पैसा घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? साख सर्जन बढ़ाना पड़ेगा, और साख सर्जन बढ़ाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? रोकड़ अनामत का प्रमाण कम करना पड़ेगा। लेकिन बैंक को अगर ऐसा लगता है कि देश विकास वैसे देश जो विकास कर रहा है उतना विकास दिख नहीं रहा है, मतलब पैसा घूम रहा है, ज़्यादा अधिक घूम रहा है, हाँ, लेकिन वो फुगा हुआ है, मतलब क्या है? इन्फ्लेशन है, मतलब क्या है? मुद्रास्फीति हो गई है। तो मुद्रास्फीति को कम करने के लिए बैंक क्या करेगा? वो रोकड़ अनामत का प्रमाण है ना 20%, उसको बढ़ा देगा, तो अपने आप साख सर्जन कितना हो जाएगा?
कम हो जाएगा। साख सर्जन कम होगा तो लोगों के पास पैसा घूमना कम हो जाएगा, और लोगों के पास पैसा कम घूमेगा तो पैसा उसके पास कम होगा। हाँ, और तो ऑटोमेटिक पूर्ति और मतलब मांग का बैलेंस हो जाएगा, और ज़्यादा खरीदी नहीं कर पाएंगे तो भाव बढ़ेगा नहीं। आया समझ में? તો વેપારી બેંકોની ધિરાણ અંગેની નીતિની દિશા નક્કી કરે છે। सर लेकिन रोकड़ अनामत कम करने से भी मतलब सबको मतलब तो फायदा तो है नहीं, क्योंकि बोलते हैं कि अपना देश पूरा विकसित है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो पूरी तरह से विकसित तो हुआ ही नहीं है कई जगह पे तो। अपना देश विकसित है ही नहीं, विकासशील है, विकसित है ही नहीं। हाँ मतलब हाँ, वही। हाँ, लेकिन वो सब मेन जो है ना कार्य, ये सब देश का विकास करना या उसके ऊपर पूरा, अगर हमारे हमारे शरीर के अंदर बीपी बढ़ जाता है या बीपी कम हो जाता है तो उसका जो एक लेवल होता है, उस लेवल से अगर हमारा बीपी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि भाई बीपी कम हो गया है तो थोड़ा शरीर को गर्म, मतलब बीपी बढ़े ऐसी दवाई देते हैं, है ना। अगर हमारा बीपी बढ़ जाता है तो बीपी कम हो जाए, ब्लड प्रेशर कम हो जाए, ऐसी सलाह देते हैं। क्योंकि ब्लड जो अगर शरीर के अंदर सही ढंग से चलेगा तो पूरा बॉडी सही ढंग से काम करेगा, है ना। क्योंकि ब्लड ही पूरे शरीर के अंदर पानी है, फिर खुराक है, फिर सब मतलब जो भी कुछ चीज़ है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उन सबको शरीर के अलग अलग हर एक कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इसी तरह देश के अंदर आर्थिक विकास करना हो तो दो चीज़ों को देखना पड़ता है। ज़्यादा इन्फ्लेशन भी नहीं होना चाहिए, मुद्रास्फीति भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा मंदी भी नहीं आनी चाहिए। ज़्यादा मंदी आ गई तो समझ लो कि यहाँ पे साख सर्जन बहुत कम हो रहा है तो उसको बढ़ाना चाहिए। अगर ज़्यादा तेज़ी आ गई, मतलब इन्फ्लेशन हो गया, तो ज़्यादा तेज़ी दिखती नहीं है लेकिन इन्फ्लेशन हो गया तो क्या करना चाहिए, साख सर्जन को बढ़ा देना चाहिए, सॉरी कम कर देना चाहिए, है ना। और अगर मंदी आ गई साख सर्जन को बढ़ा देना चाहिए। और साख सर्जन को बढ़ाना है तो रोकड़ अनामत कम करना चाहिए, साख सर्जन कम करना है तो रोकड़ अनामत बढ़ा देना चाहिए। क्लियर हुआ थोड़ा? हाँ सर अभी रोकड़ अनामत कितना मतलब रखा बैंकों ने? नॉर्मली 20% रहता है बैलेंस में अभी भी आरबीआई में। हाँ, વેપારી બેંકોની ધિરાણ અંગેની નીતિની દિશા નક્કી કરે છે। व्यापारी बैंक को भी उसको क्या है कि वो 50,000 जो रोकड़ अनामत है ना, उसमें उसके बाद जो उसको लोन देना है ना, उसमें भी बैंक को नियम होता है कि भाई इतना पैसा आपको आरबीआई को देना है लोन। पब्लिक को ज़्यादा लोन नहीं देना है, आरबीआई को ज़्यादा लोन देना है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि भाई पब्लिक को ज़्यादा लोन दो, आरबीआई को कम लोन दो, तो लोन भी प्राप्त करती है आरबीआई। आरबीआई शेड्यूल बैंक के पास से लोन ले लेती है। हाँ, आरबीआई क्या करती है, शेड्यूल बैंक के पास से लोन लेती है। हाँ, लेकिन वो कितना लोन देना है और कितना, जैसे साख सर्जन जैसा ही यहाँ पे रोकड़ अनामत की जैसा ही है ना। आरबीआई क्या करेगी, ये आरबीआई है और ये बैंक है। अगर किसी ने यहाँ पे 100 रुपया जमा किया तो समझ लो 20% कहाँ पे चला गया, रोकड़ अनामत में चला गया, है ना। बाकी बचा 80%, तो 80% में भी बैंक बोलेगी कि उसमें से 10-20% मेरे को लोन दो, उसका बाकी मतलब 80 का 20%, मतलब 20% उसको लोन दिया तो बाकी का कितना बचा, 60% बचा, वो पब्लिक को लोन दो, है ना। तो आरबीआई को 20% लोन मिलेगा और पब्लिक को 60% लोन मिलेगा। हाँ, अभी आरबीआई को लग रहा है कि पब्लिक को 60% लोन दे देंगे तो उसके पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन मतलब फुगाओ, मुद्रास्फीति। तो आरबीआई क्या करेगी, नहीं अभी मेरे को 20% नहीं, मेरे को 30% लोन दो, पब्लिक को 70 कितना 80 में से 50% ही लोन दो। आया समझ में? नहीं आया समझ में? बताइए। हाँ, बैंक को अगर पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा जाएगा तो क्या होगा, 80%, 100 में से 20% तो बैंक ने ले, मतलब 100 में से 20% तो रोकड़ अनामत के तौर पे रखना बैंक को। अभी बचा 20 रुपया, 80 रुपया। अभी 80 रुपया में से पब्लिक को कितना मिलना चाहिए लोन, पब्लिक को कितना लोन देना है और आरबीआई को कितना लोन देना है, वो आरबीआई तय करेगी। आरबीआई को ऐसा लगता है कि पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा जा रहा है इसलिए इन्फ्लेशन हो रहा है, तो वो क्या करेगी, 80 में से इसको खाली 50% ही देना है, 30% आरबीआई को दे दो, बाद में बचाएगा वो 50% इसको दे दो, है ना। अगर आरबीआई को ऐसा लग रहा है पब्लिक के पास पैसा कम है तो क्या करेगी,
80 में से 70% पब्लिक को दे दो, हमको खाली 10% ही दो। आए समझ में? हाँ तो पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, पब्लिक के पास कम पैसा रहेगा तो मंदी आ जाएगी। तो उन दोनों का बैलेंस किससे करेंगे? रोकड़ अनामत से करेंगे। उसके अलावा ये सब नीतियों से करेंगे कि आरबीआई को कितना लोन देना है, वो सब डिसाइड करना है ना। और ब्याज के दर पर आदेशित करती है, ब्याज के दर जो है वो भी आएगा, पूरा समझाऊंगा मैं। કોઈ બી શિડ્યુલ બેંક નાણાકીય કટોકટીના સમયે તે અંતિમ સહાયક તરીકે જવાબદારી નિભાવે છે, है ना। तो कोई भी शेड्यूल बैंक है वो उसको अगर पैसे की आवश्यकता है, पैसे की बहुत प्रॉब्लम हो गई है, तो उस टाइम पे आरबीआई उसको हेल्प करती है। क्लियर? चलो यहाँ तक रखते हैं, बाकी का कल करेंगे।